Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Suni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikwabad, and today we are here to study class 11 NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. That is this book. In this series, we have already completed the first 4 chapters of this book, and today we would be starting with chapter number 5, that is of minerals and rocks. So, as the chapter name already suggests, that we would be talking about the minerals. We will be talking about the rocks. हम अपने आसपास इतना कुछ metals, iron, copper, lead, tin और coals, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं. तो ये minerals क्या हैं, coals, rocks क्या होती हैं, igneous rocks क्या हैं, sedimentary rocks क्या हैं, metamorphic rocks क्या हैं, एक किसी भी मिनरल, एक मेटल के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी फिजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, बट इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी. सो दिस विल बी न्यू फॉर यू, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट न्यू. सो जो हमारी अर्थ है उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं. ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं. अगर आपको आउटर लेयर पे यानी कि क्रस्ट पे लोहा या कुछ भी मिल जा रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा. बट अगर आप मैंटल में से आपको कोई मिनरल मिल रहा है या आउटर कोर में से आपको कोई मिनरल मिल रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा. वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होगा, इसके लिए आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता होना चाहिए. किस तरह से अर्थ में क्रस्ट, मैंटल, कोर की अलग अलग लेयर्स होती हैं. किस तरह से जो मैंटल वाली लेयर होती है उसमें जो टॉप साइड है दैट इज़ योर अपर मैंटल जो है वो स्थैनोस्फेयर है यानी कि वो लिक्विड है. तो उसमें से जो हमको मिनरल्स मिलेंगे वो भी किस फॉर्म में मिलेंगे, वो भी हमको लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेंगे. तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमको हॉट और मोल्टन फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं और क्रस्ट से हमको सॉलिड फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं. अबाउट जो 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट यानी कि इंडिया का जितना क्रस्ट, ऊपर वाली जो क्रस्ट की लेयर है उसका 98% में मेन 8 आपके एलिमेंट्स हैं. कौन से ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. आई एम रिपीटिंग, ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये आपके मेन 8 एलिमेंट्स हैं जो आपको बहुत आसानी से अर्थ की क्रस्ट पर ही मिल जाएंगे. मतलब थोड़ा सा खोदोगे मिल जाएगा. अभी एल्यूमिनियम आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वो एक बनाना पड़ता है, उसको बॉक्साइट मिलेगा तो आप एल्यूमिनियम बना पाओगे. तो उन्होंने एल्यूमिनियम लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं आपको डायरेक्टली एल्यूमिनियम मिल जाता है. नेक्स्ट इज, इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स हैं आपके, जैसे कि टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, सल्फर है, कार्बन है, निकल है. तो हमने देखा था किस तरह से जो कोर वाली लेयर है उसमें आपको फेरस यानी कि आयरन और निकल मिल रहा था. क्रस्ट वाली लेयर में सिलिकन और मैग्नीशियम मिल रहा था. फिर आपकी मैंटल वाली लेयर में सिलिकन और एल्यूमिनियम मिल रहा था. तो ये क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंटल में सिलिकन और एल्यूमिनियम है तो आपको क्रस्ट में नहीं मिलेगा या कोर में नहीं मिलेगा. डोमिनेंट की बात करी गई है. आयरन और आपका जो निकल है वो कोर में बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरा वो मेजरली उसी से बना है. बट इट डजेंट मीन कि वो कहीं और आपको मिलेगा नहीं. सो ये सारे कुछ मिनरल्स, मेटल्स के नाम थे जो हमने देखे. एलिमेंट्स के नाम बेसिकली योर ऑक्सीजन, सिलिकन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम. नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिव बट आर यूजुअली कंबाइंड. अब आपको अलग से ही ऐसा नहीं कि लोहा पड़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको एल्यूमिनियम पड़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं ऑक्सीजन पड़ी हुई गिरी हुई है. नो, ये चीज़ें मिल के बनती हैं. अभी आपको जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो क्या है, वो O2 है. तो 2 ऑक्सीजन मिलकर आपके काम आएगी. एक अकेली ऑक्सीजन पड़ी रहेगी तो वो आपकी किसी काम की नहीं है. और गलती से 2 ऑक्सीजन के साथ एक तीसरी ऑक्सीजन और मिल गई तो वो O3 हो जाएगा, ओजोन, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है. तो इसी तरीके से जितनी चीज़ आपकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन आपको O2 चाहिए. तो ये जो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ये जो बन रहे हैं आपके सामने, अब जैसे H2O, वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना. तो ये बहुत सारे मेन मिनरल्स यही हैं, मेन एलिमेंट्स यही हैं. बाकी सारे जो आपके अर्थ के क्रस्ट में आपको सामान मिलता है वो इन सारे ही एलिमेंट्स का मिक्सचर, कुछ कभी किसी से मिल गया, कोई किसी से मिल गया, तो उससे आपको ये मिलता है. 10 जो एक मिनरल होता है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है. नेचुरली अकरिंग यानी कि नेचुरल, मैं तो आयरन प्रोड्यूस कर नहीं सकती हूँ, मैं पोटेशियम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ. नेचुरली मिलता है, मतलब ज़मीन के अंदर अर्थ में हैं ये सारी चीज़ें. मैं और आप इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दैट इज, दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग.
सो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि फॉसिल्स वगैरह का इनमें हाथ हो सकता है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कुछ भी इंसानों मतलब जिसमें लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, सो दैट विल बी योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनका एक एटमिक स्ट्रक्चर होता है। एटमिक स्ट्रक्चर यानी इसमें एक तरीके से एटम्स, हमने साइंस में पढ़ा होगा, एटम्स क्लोजली पैक्ड, एटम्स लूजली पैक्ड, एटम्स स्पार्सली पैक्ड। तो क्या है ना, एक एटम्स का स्ट्रक्चर होता है सारे। अब ये आपका ये पेन है, तो इसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे या लूजली पैक्ड होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली दिस इज योर वाटर। वाटर में एटम्स कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। सो इसमें एक एटमिक स्ट्रक्चर होता है। एटम्स एक तरीके से, अभी स्ट्रक्चर यानी कि सिर्फ पास और दूर नहीं, स्ट्रक्चर आपने स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एटम्स शेप्स बनाते हैं अलग अलग, उसको भी स्ट्रक्चर बोला है। एक केमिकल कंपोजिशन होती है यानी कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हर मेटल की, हर मिनरल की अपनी एक अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि दिखने में थोड़े अलग हो सकते हैं। टच करोगे आप तो कोई बहुत सॉफ्ट होगा, कोई बहुत हार्ड होता है, कोई शाइनी होता है। सो अलग अलग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अलग अलग ही इनका एटमिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो एटमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट है वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है वो आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हम इसको ज्योग्राफी में हम जो मेन पढ़ेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से रॉक्स एंड मिनरल्स मेजरली आपको मिल रहे हैं, रॉक्स स्पेशली। सो मिनरल इज कम्पोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कोई भी मिनरल 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं, यानी कि वाटर क्या है? वाटर इज अ मिनरल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? दैट इज योर मिनरल। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपका मिनरल होता है। A + B, जो आपका जो AB हो गया, AB वुड बी योर मिनरल। ओके, अ मिनरल बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट, कुछ सिंगल एलिमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कुछ सिंगल एलिमेंट मिनरल्स यानी कि ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो कि सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। ये सिंगुलर मिल जाते हैं, मतलब इनके साथ किसी आपको 2 मिनरल्स की, 2 एलिमेंट्स की मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फेयर आर लिमिटेड। They are combined in many different ways to make up many varieties of the minerals. तो ये कह रहे हैं कि 2, जो हमारा लिथोस्फेयर है यानी कि जो हमारी हम जो देख रहे हैं ज़मीन, मिट्टी जो देख रहे हैं, ये आपकी बहुत सारे कम से कम, देखो इन्होंने लिखा है एटलीस्ट 2000 मिनरल से मिलके आपकी ये लिथोस्फेयर बना है। बट जो मेजर 6 मिनरल्स हैं आपके, वो आपके 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं, यानी कि 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिला के आगे पीछे करके इतने सारे मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट ऑलमोस्ट जो कॉमनली अकर होते हैं वो 6 मेजर मिनरल ग्रुप से होते हैं, जिनको हम मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका सबसे बेसिक सोर्स क्या है? आपका हॉट मैग्मा। यानी कि अब जो चीज़ है जो लिथोस्फेयर में मिल रही है वो तो मिल रही है, पर आपको अगर और चाहिए, और जो लिथोस्फेयर से भी आप सारा यूज़ नहीं कर सकते हो, वो बाहर कैसे आएगा? जो ऊपर वाली लेयर में है वो तो आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे है, पर जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको जब वॉल्केनोज के माध्यम से जो अंदर का हॉट मैग्मा लावा बाहर आएगा, तब आपको ये मिनरल्स मिलते हैं। तो हॉट मैग्मा की मदद से इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपको ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। जब क्या होगा? जब ये मैग्मा या तो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, हमने देखा था ना कैसे बैथोलिथ्स, फैल्कोलिथ्स, लैपोलिथ, जब ये अंदर ही जम जाता है तो वो भी एक तरीके के पत्थर बनते हैं, और अगर अंदर जम जाता है तो अंदर, और अगर बाहर आ जाता है तो बाहर। याद करो हमने इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स पढ़ा था कि किस तरह से कुछ रॉक्स होती हैं जो अंदर ही जम जाती हैं और कुछ रॉक्स जो बाहर आकर फॉर्म होती हैं। तो जो मेजर सोर्स है मिनरल्स का वो आपके ये हॉट मैग्मा ही है। व्हेन जब मैग्मा कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो ये जो मिनरल्स अपीयर and a systematic series of minerals are formed in a sequence to solidify so as to form rocks। फिर ये मैग्मा क्या होता है? छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स वगैरह एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस तरीके से आपके नया रॉक्स या कुछ और पैटर्न बनता है। मिनरल आपके जैसे कि कोल, पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कोल किससे बनता है? कोल वहाँ पे बनेगा जहाँ पेड़ पौधे जंगल, अगर आज मान लो आज से 20,000 साल पहले एक जंगल था। अब वो जंगल, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर, क्रस्ट की लेयर बन गई है, तो अब आप उसको जंगल को ढूंढने जाओगे तो वहाँ आपको जंगल नहीं, कोल मिलेगा। उसी जगह पे अगर 20,000 साल पहले एक लेक होगी या एक पॉन्ड होगा तो वहाँ पे आपको पेट्रोल के रिजर्व्स मिलेंगे, और उसी पेट्रोल के रिजर्व्स के ऊपर आपको गैस भी मिल जाती है जिसको आप और नेचुरल गैस बोलते हो। तो ये सारे सॉलिड फॉर्म में कोल, लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल और गैसियस फॉर्म में आपको नेचुरल गैस, ये तीनों क्या हैं? आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यानी कि इसमें मैंने बताया ना, लाइफ इन्वॉल्व होती है, नॉट ह्यूमन लाइफ। जंगल में लाइफ इन्वॉल्व थी, किसकी? ट्रीज की। उसी तरीके से पेट्रोलियम के लिए लेक में किसकी लाइफ? एक्वेटिक लाइफ, पानी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व था। तो जिन भी चीज़ों में आपकी लाइफ इन्वॉल्व होती है उनको आप ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हो, और आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपके क्या है? ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। अब ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इन टर्म्स ऑफ उनके नेचर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये हमको दिए हुए हैं, यानी कि कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं किसी मिनरल का या मेटल का। तो we will discuss these physical characters. Okay, so the first one is your external character. external crystal form में क्या होगा? ये उसके इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर कोई पत्थर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस शेप में अरेंज हो गए हैं, ठीक है, अंदर के बेसिकली इंटरनल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो ये आपके अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि आपके क्यूब की शेप का हो सकता है, क्यूब तो सबको पता होगा, क्यूब की शेप का हो सकता है, देन इट कैन बी ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन्स। ऑक्टाहेड्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ जिसकी 8, जैसे आपने देखे होंगे, ये आपको ना बहुत इजीली नहीं दिखेगा। जैसे आप अगर सैंड का पार्टिकल लोगे, उसको जूम करोगे, माइक्रोस्कोप में रखोगे तो आप उसके अलग अलग शेप देखोगे। जैसे कि ऑक्टाहेड्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके? ये मतलब इसमें 8 लाइन होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3, आपके इस तरीके से दिखेंगे जिसकी 8 लाइंस होंगी, 8 स्ट्रक्चर्स वाला होगा। देन आपके हेक्सागोनल प्रिज्म्स कैसे होते हैं आपके? ये इस तरीके के होते हैं, ऐसी कुछ शेप होती है उनकी हेक्सागोनल प्रिज्म्स की। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म के फॉर्म में आपको ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि दिखते कैसे हैं वो मैटर करेगा। मिनरल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन। मान लो अब ये एक पत्थर है, ये जो अभी ये पत्थर क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये वाला यहाँ गिर जाएगा, ये स्टेबल है, ये यहीं रह जाएगा, तो ये जब गिर के टूटेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो रीजन है आपका, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लीवेज। इसको क्या बोला जाता है? क्लीवेज। तो वो टेंडेंसी पत्थर के टूट जाने की, प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। अब क्या हो जाएगा जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा। तो एक अभी जब ये पत्थर टूट के यहाँ गिर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लेन सरफेस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ ये भी इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, एक या दो से ज़्यादा डायरेक्शन में भी ये क्लीविंग यानी कि ये डिविजन पॉसिबल है। फिर आता है आपका फ्रैक्चर। अभी क्लीवेज और फ्रैक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लीवेज जनरली एक बड़ा होता है जो कि पत्थर को मेजरली डिवाइड कर देता है। फ्रैक्चर क्या हो सकता है? ये पत्थर था, यहाँ से पत्थर टूट के अलग हो, इसको आप क्या बोलोगे? इसको फ्रैक्चर। जैसे आपने देखा होगा पत्थर में थोड़ी बहुत लाइन होती है, ये क्या है? आपको क्लियरली डिवीजन, ब्रेकेज दिख रही है, पर ये फ्रैक्चर एक छोटी सी लाइन, आपके हड्डियों में भी फ्रैक्चर लग जाता है तो उसको क्या है? लाइन है, लाइन फ्रैक्चर होता है, तो उसको आप फ्रैक्चर। नाउ इंटरनल मॉलिक्यूल अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स, देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कोई प्लेन ऑफ प्लेन्स नहीं बनेगा मॉलिक्यूल्स का। जो क्रिस्टल है वो एक इरेगुलर मैनर में ब्रेक हो जाएगा, नॉट अलोंग दी प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर्स बोलेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है लस्टर। लस्टर मतलब होता है किसी भी चीज़ की अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, शाइनी है, मेटेलिक है। अब जैसे आप क्या करो, आप एक जगह पे कॉपर रखो, गोल्ड सिल्वर कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। कुछ बहुत बहुत सिल्की से सॉफ्ट से मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये इनका विदाउट रिगार्ड टू कलर, इसमें कलर को नहीं, बस उसके हाथ लगाओगे तो वो कैसा लगेगा, मेटेलिक दिख रहा है आपको, शाइन कर रहा है, चमक रहा है, सिल्की सा लग रहा है। ये सारे फैक्टर्स को आप देखते हो रिगार्डलेस ऑफ कलर, यानी कि कलर को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। विदाउट रिगार्ड टू द कलर ईच मिनरल की डिस्टिंक्टिव लस्टर होती है, यानी कि कुछ मेटेलिक होते हैं, कुछ सिल्की होते हैं, कुछ ग्लॉसी होते हैं। फिर कलर की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है किस तरह से अलग अलग जो आपके मिनरल्स होते हैं इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर, अंदर इंटरनल ही कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिसकी वजह से ये कलर्स डेवलप होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया आपका मेलाकाइट इज ग्रीन इन कलर, एज्यूराइट आपका ब्लू कलर का होता है, कैलकॉपीराइट आपका येलो से पर्पल के बीच में होता है। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इम्प्योरिटीज़, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर क्वार्ट्स को अगर आप इम्प्योर कर दोगे तो वो वाइट हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाता है, रेड कलर का, येलो कलर का। इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर में चेंज आता है। तो कलर में चेंज इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है, और इम्प्योरिटीज़ अगर किसी पत्थर के साथ मिल जाती हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की कौन सी एग्जाम्पल हैं आपके, मेलाकाइट, एज्यूराइट, कैलकॉपीराइट, और मेलाकाइट ग्रीन कलर, एज्यूराइट ब्लू कलर, और कैलकॉपीराइट आपका येलो टू पर्पल। और कुछ जैसे पत्थर आपके क्वार्ट्ज जैसे होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ के कारण वाइट, रेड, येलो, ग्रीन में टर्न हो जाते हैं। स्ट्रीक क्या है, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मटेरियल। मान लो एक पत्थर है, ये जब पत्थर के फॉर्म में था तो पर्पल कलर का था, जब मैंने इसको तोड़ दिया, यानी कि तोड़ के पाउडर कर दिया मैंने इसका, तो ये वाइट कलर का हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीक। कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर, किसी भी मिनरल को आप ग्राउंड करके उसका पाउडर बना दोगे तो या तो हो सकता है वो उसके जैसा सेम हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ईंट का टुकड़ा लो, उसको तोड़ दो, तो जो उसका मिट्टी निकलेगी उससे वो भी ईंट के कलर की होगी, तो सिमिलर कलर भी हो सकता है। जैसे कि मैलाकाइट को मैं बताया, मैलाकाइट ग्रीन कलर का होता है, आप उसको तोड़ोगे तो उसका पाउडर भी आपको ग्रीन कलर का ही मिलेगा। फ्लोराइट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर उसको आप तोड़ोगे तो वो आपको एक वाइट कलर का पाउडर देगा। नेक्स्ट इज योर आपका ट्रांसपेरेंसी यानी कि किसी भी चीज़, अब ये मेरा चश्मा है, आपको इस चश्मे के थ्रू मेरी आईज दिख रही है, तो ये क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी कि आप आर पार एग्जैक्टली देख सकते हो। Now let us take example of this water bottle। ये बॉटल कैसी है, ये ट्रांसलूसेंट है, यानी कि आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत पता चल रहा है, बट एग्जैक्टली आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली आगे पीछे का नहीं दिखेगा। देन देर आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दिस बुक आप मेरे को इसके पीछे नहीं देख सकते हो। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट चीज़ें जिनकी थ्रू लाइट पास, मेरे इसके थ्रू लाइट पास हो पा रही, तभी आपको मेरी आंखें दिख रही हैं। ट्रांसल्यूसेंट सब्जेक्ट्स लाइट पास होती हैं बट डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, और आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो। ओपेक जिसके थ्रू लाइट, अब ये मैंने यहाँ रख दिया तो पीछे अंधेरा हो जाएगा, पीछे लाइट नहीं आएगी, तो लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो दिस वाज अबाउट ट्रांसपेरेंसी। इसी तरीके से कुछ पत्थर होते हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आप आर पार देख सकते हो, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनके आस पास थोड़ा बहुत दिखता है, एंड देन देर आर गोल्ड एंड सिल्वर जिनके आप आस पास कुछ नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर, particular arrangement of an individual crystal यानी कि फाइन, मीडियम, कोर्स ग्रेन्ड, फाइब्रस, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि बहुत फाइन, बहुत पतले छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनाए, थोड़े मोटे मोटे पत्थर से मिलके बनाए, बहुत मोटे मोटे क्रिस्टल से मिलके बनाए, तो इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन के बेसिस पे। या फिर फाइब्रस यानी कि लेयर्स नहीं, इस तरीके से ये ऐसे करके चीज़ें कंबाइन हो गई हैं और ये आपका एक मिनरल बन गया है। सो इस तरीके से अब जैसे आप कोल को तोड़ोगे तो कोल बहुत एकदम फाइन पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ऐश के रूप में जो मिलेगा। सो उस तरीके से आपकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसका, कोर्स, फाइन, मीडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डनेस, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच 10 मिनरल्स, यानी कि हार्डनेस, वही हार्डनेस, तो कितना जो पत्थर कितना हार्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब डायमंड को यूज़ किया जाता है कांच को काटने के लिए, बिकॉज डायमंड इज दी हार्डेस्ट एलिमेंट। सबसे हार्ड एलिमेंट कौन सा होता है,
डायमंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हार्ड मेटल कौन सा है, नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड एक नॉन मेटल है। बट अगर आपसे पूछा जाए सबसे हार्ड मिनरल कौन सा है, तो वो आपका डायमंड होगा। पर अगर आपसे सबसे हार्ड मेटल पूछा जाता है तो वो आपका टंगस्टन होता है। और क्या कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। नाउ तो इस तरीके से रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, अगर आप रिलेटिव रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो 10 मिनरल्स सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री, कुछ 10 मिनरल्स हैं आपकी जिनकी डिग्री देखी गई है 1 से 10। तो सबसे कम हार्ड क्या है आपका, 1 नंबर जिसको मिले हैं सिर्फ, वो आपका टैल्कम पाउडर, जो आप पाउडर लगाते हो उसको टैल्क बोलते हैं, वो सबसे कम हार्ड है। फिर आपका जिप्सम का भी पाउडर होता है जो आपके पीओपी सीमेंट वगैरह में यूज़ होता है। फिर कैल्काइट है, फ्लोराइट और एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। तो ये कुछ सीक्वेंस है आपका। फर्स्ट नंबर पे टैल्कम, सेकेंड नंबर पे जिप्सम, थर्ड नंबर पे कैल्साइट, फोर्थ पे फ्लोराइड, फिफ्थ पे एपेटाइट, सिक्स्थ पे फेल्सपर, सेवन्थ पे क्वार्ट्ज, एट्थ पे टोपाज, नाइन्थ पे कोरंडम एंड 10th पे डायमंड। और डायमंड सबसे हार्डेस्ट भी है। तो कंपेयर टू दिस एग्जाम्पल, जो आपका हाथ के नाखून होते हैं इनको 2.5 नंबर दिए गए हैं, और जो नाइफ का ब्लेड होता है उसको 5.5 दिए गए हैं। नाइफ का ब्लेड स्टील से बनता है, आप सोचो स्टील के नंबर भी कितने हैं, 5.5। उसी कंपैरिजन में डायमंड के नंबर कितने हैं, 10। तो बहुत हार्ड मिनरल्स हो गए ये वाले। फिर बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ना हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हो, जनरली वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि किसी चीज़ में, जैसे मैंने बोला आपको, आप हनी की रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो आप क्या बताओगे, हनी का मास अपॉन डेंसिटी ऑफ हनी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको उससे हनी का डेंसिटी मिल जाएगा। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो वेट को मेजर करती है। यानी कि अगर आपको एक पत्थर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जाननी है, आपको अगर आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जाननी है, तो आपको आयरन का वेट डिवाइडेड बाय वाटर का वेट करना पड़ेगा, तो उससे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। यानी कि रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी आपने लोहा ले लिया इतना सारा, पानी लिया इतना सारा, ये नहीं सिस्टम चलेगा। इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम का मेजर आना चाहिए वो सिमिलर आना चाहिए। जो वॉल्यूम आपकी लोहे की आएगी, सेम वॉल्यूम आपकी पानी की आएगी, तब आप उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल पाओगे। ऑब्जेक्ट वेट इन एयर एंड देन वेट इन वाटर, आप पहले उसको हवा में वेट करो, फिर पानी में वेट करो, एंड डिवाइड वेट इन एयर बाय द डिफरेंस द टू वेट्स। वही चीज़ बोलो जो मैंने आपको समझा। फिर दो तरीके के मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स कौन से होंगे, जो जिनमें मेटल्स होंगे, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, लस्ट्रस होंगे, मेलेबल हो जाएंगे, डक्टाइल हो जाएंगे। बचपन में हमने पढ़ी हुई है मेटल्स की क्वालिटी, हार्ड होते हैं। फिर होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं। तो जो आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। पहला आपके प्रेशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। डायमंड मेटल नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट वंस एंड अगेन, डायमंड इज नॉट अ मेटल। सो प्रेशियस मेटल में आपका क्या आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। फेरस मेटल्स, फेरस का मतलब होता है आयरन, तो वो सारे मेटल जिनमें आयरन का कंटेंट होगा 1%, 2%, 10%, 90%, इसको आप फेरस मेटल्स बोल दोगे। आयरन हो गया, अदर मेटल्स मिक्स्ड विद आयरन, उसको जैसे कि स्टील है, मैग्नीशियम होते हैं, ये आपके फेरस मेटल्स होते हैं। फिर आते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं इनमें बिल्कुल भी मेटालिक कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। सीमेंट आपका एक एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक मिनरल का। सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल हैं। 2-3 नॉन मेटालिक मिनरल को मिला के आप सीमेंट बनाते हो, जिसमें आपको होता है जिप्सम, ऐसी लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट होता है, इन सब चीज़ों को मिलकर आप सीमेंट बना सकते हो। तो सीमेंट क्या है, आपका मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक। दैट्स इट फॉर टुडे। आगे जो रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक साइकिल, we will be completing it in the upcoming classes. If you like the session, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.